हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपकी पुरानी केसेस हैं, ठीक है, जो आपने फिजिकल फाइलिंग किया था उसको आप कैसे सुनवाई करवा सकते हैं उसका। क्योंकि इन दिनों जो नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो उसमें देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो केसेस, ज़्यादातर नहीं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी केसेस जो भी हैं वो ऑनलाइन जो भी फाइल्ड है, डिजिटली फाइल्ड है, उसी केसेस की सुनवाई अभी हो रही है, ठीक है। लेकिन जो पुरानी केसेस है, जो अर्जेंट है, उसको कैसे फाइल करा जाए, तो इसी पे कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग वीडियो का लास्ट में ये भी देखेंगे कि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से कमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने मार्क कर रखा है, उसको मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। मैं उसके सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो काउज लिस्ट आ चुका है 29 जून का, उससे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि काउज लिस्ट कैसे देखा जाता है, मैं आपको फिर से प्रोसेस बता दूं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू काउज लिस्ट। ये डेली लिस्ट आपको चेक करना है या काउज लिस्ट क्लिक करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से पेज आपके सामने खुलता है, ठीक है। इसके बाद आप इंटायर काउज लिस्ट पे क्लिक करके आप अपना केस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कई कहते हैं कि कैसे देखा जाए सर, तो ये है सर, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। AOR नंबर से भी खो जाता है। AOR नंबर होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपके जो भी लर्नेड एडवोकेट होते हैं उनका एक AOR नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उससे आप केस सर्च कर सकते हैं। या जज के नेम से, अगर आपको पता है किस ऑनरेबल बेंच में आपके केस गया है तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कोर्ट नंबर से भी आप पता कर सकते हैं और केस नंबर वाइज भी आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यहाँ पार्टी नेम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, केस नंबर से आप ढूंढ रहे तो केस नंबर लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और CWJC है तो CWJC कीजिए, क्रिमिनल मिसलेनियस है तो क्रिमिनल मिसलेनियस में जाके करना होता है। क्रिमिनल मिसलेनियस में रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल वगैरह आते हैं, ठीक है। पार्टी नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेलिंग गलत होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो भी मैं अपनी वीडियो में ये आप लोग को बताता हूँ कि इंटायर काउज लिस्ट पे चेक कीजिए। इंटायर मतलब सारा, पूरा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज खुलता है। यहाँ पे लिखा है डेली काउज लिस्ट, ठीक है। इसको काउज लिस्ट कहेंगे या डेली काउज लिस्ट, मीन्स प्रत्येक दिन की सुनवाई का यहाँ पे ब्यौरा दिया रहता है कि किस किस केस की सुनवाई आज होनी है। और यहीं से आपको ये भी जानकारी मिलती है कि आपका केस कितने नंबर सीरियल पे है। तो आप ये अनुमान भी लगा सकते हो कि कब आपका केस जो होगा वो हियरिंग के लिए आ सकता है, सुनवाई होने के लिए, ठीक है। तो चलिए, मेरे सामने ये पेज खुल चुका है और जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से मैं बताता चलूँ, कई बार ये भी मैं बताऊँ कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके देखते हो तो समझने में हो सकती है दिक्कत हो। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे कि आप काउज लिस्ट में आते हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल्स सारे होते हैं ये ऑनरेबल जजेस के नाम होते हैं और इनका यहाँ पे जो भी आप देखते हैं टाइमिंग, ये टाइमिंग यहाँ लिखा रहता है कि आज कितने बजे वो केस की सुनवाई करेंगे, कितने बजे से स्टार्टिंग होगी और कौन कौन से जजेस सुनवाई कर रहे हैं यहाँ पे भी इनका मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो आपको ये मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आज किस ऑनरेबल जज सुनवाई करेंगे, नहीं करेंगे, या कौन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे सबका बशर्ते पेज नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको मालूम है कि मेरा केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जी के यहाँ है तो मैं डायरेक्टली पेज नंबर 54 पे जाऊँगा, यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करूँगा, ठीक है। उसी तरह से आपको मालूम है कि आपके केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार जी के हैं तो आप पेज नंबर 99 पे आइएगा। तो इस तरह से जो है आप बिना टाइम वेस्ट किए अपने केस की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है अपना तो आप क्या करें, अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl F करके आप फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप केस नंबर लिखेंगे और आपका केस जो है वो आ जाएगा। मान लेते हैं मेरा केस है कोई 2345, ठीक है। मैंने ऐसे ही एक रेंडम नंबर ले लिया, केस नंबर मान लेते हैं आपका हो सकता है। तो ये अगर सर्च करें, अगर लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये केसेस यहाँ पे मेंशन रहेगा, ये सीरियली नंबर आ रहा है। इसी टाइप से अगर आप स्क्रॉल करते जाएं, ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ तो आपका केस नंबर भी इस तरह से सामने आता रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अंडरलाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। खैर, ये तो मैंने आपको ढूंढने के लिए कई वीडियो में बताए हैं। तो इस वीडियो में नया क्या है, चलिए नया जानते हैं। आज के इस वीडियो में नया मैं ये बताने वाला हूँ कि जो भी केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो डिजिटली जो केसेस हैं उसकी सुनवाई हो रही है, ठीक है, जो डिजिटाइज्ड हैं। तो ऐसे कई पुरानी पिटीशन होते हैं, रिट पिटीशन की मैं ख़ास करके बात कर रहा हूँ, या फिर चलिए बेल की ही बात करें। बेल हालांकि सुनवाई हो जाती है, लेकिन जो रिट वगैरह की बात करें तो ये सारे केसेस जो होते हैं बहुत अर्जेंट होते हैं, कभी कभी बहुत अर्जेंट होते हैं। तो ये आप सुनवाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, चूँकि आपने फिजिकल मोड में फाइल करा है, आपको क्या करना होगा, जिस ऑनरेबल बेंच में इसका सुनवाई हो रहा था पहले,
ठीक है, आपको क्या करना होगा, वहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, मेंशन करना होगा आपका केस क्या था, आपका केस का नंबर क्या था, और वहाँ पे आप मेंशन करने के साथ साथ आप परमिशन भी मांग सकते हैं कि क्या मुझे परमिशन है कि मैं इस केस को डिजिटली फिर से फाइल करूँ। तो अगर आप परमिशन लेते हैं तो आप परमिशन लेकर भी आपका केस जो होगा वो डिजिटली फाइल करने के लिए हो सकता है। ठीक है, आप डिजिटली फाइल भी कर सकते हो परमिशन अगर मिल जाती है तो। ठीक है, हालांकि परमिशन मिल जाएगी अगर कोई केस अर्जेंट है तो। चलिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर कोई भी केस अगर अब देखते हैं लिस्ट में, अगर आप नीचे आएँ मैं आपको लिस्ट में दिखाता चलूँगा। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आप लिस्ट में देखते हैं तो आपके सबसे लेफ़्ट की ओर मतलब पूरे, अगर इस साइड में अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में, ये सीरियल नंबर होता है, केस का सीरियल नंबर होता है। आपसे जब भी आपको कोई कमेंट में सवाल पूछने होता है तो आप कमेंट में सीरियल नंबर के साथ और केस नंबर के साथ मुझे बताएं, जिससे कि मैं भी आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल भी बता सकूं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अगर आते हैं यहाँ पे, तो ये खुला हुआ है यहाँ पे लिस्ट इनका। ठीक है, तो आप लिस्ट में ये ज़रूर पढ़ लें यहाँ पे क्या लिखा रहता है। मालूम है कि आप लोगों में से बहुत को दिक्कत होती होगी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूछने की मनाही, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैटर लिखा हुआ, तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस का नाम भी लिखा रहता है। यहाँ पे अगर आप देखिए ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड मिस्टर जस्टिस एस कुमार, ये दोनों का बेंच का, दोनों बेंच जो है इनकी केस की सुनवाई करो, और इस बेंच में कौन कौन से केसेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादातर रेट वगैरह जो भी है यहाँ पे आप देखने को मिलेगा जो एक्साइज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एक्साइज वाले जो भी केसेस हैं वो, तो आप ऑनरेबल जजेस को भी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेट की सुनवाई ऑनरेबल जजेस कर रहे हैं, तो आप ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस को भी डायरेक्ट मेल पे आप अपना एक्सक्लूसिव मेंशनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साफ साफ अगर आप मेंशन को पढ़ें, ठीक है मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे अगर आप मेंशन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है एज डायरेक्टेड प्लीज़ टेक नोटिस दैट मेंशनिंग फॉर अर्जेंट हियरिंग केसेस, जो केसेस की अर्जेंट हियरिंग करवानी है उसके लिए मेंशनिंग आपको करना है। ठीक है, तो आप ऑनरेबल जज के पास डायरेक्ट मेंशन करेंगे, जिस ऑनरेबल बेंच में आपका केस होगा आप उन्हीं को मेंशन कीजिए। ठीक है, और मेंशन करने का जो टाइम होता है वो 4 बजे होता है। अब आप कई पूछते हैं कि सर मेंशन कौन करेगा, तो साफ साफ देखें ना, लिखा रहता है बाय द लर्नेड काउंसिल। बाय द लर्नेड काउंसिल मतलब आपके जो लर्नेड एडवोकेट हैं, काउंसिल यानी कि एडवोकेट, आपके जो लर्नेड एडवोकेट हैं वो मेंशन करेंगे। उनको आपने वकालतनामा में साइन करके अथॉरिटी दिया है कि आपके केस से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो आपने उसको वकालतनामा इसलिए साइन करके दिया जाता है कि आपने उनको अथॉरिटी दिया है, ये पावर दिया है कि आप जो है मेरा केस मेरे बिहाफ में लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने वकालतनामा दिया, और इसके साथ साथ आपने ये भी अथॉरिटी दिया है कि आपके केस से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो करेंगे। तो मेंशनिंग भी करना उन्हीं का अथॉरिटी है, उन्हीं का पावर है, वही मेंशनिंग करेंगे। हाँ, स्वीकार करना या ना करना, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये ऑनरेबल जजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अर्जेंसी देख करके करते हैं, केस की कितनी अर्जेंसी है। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ तो मेंशनिंग का टाइमिंग होता है वो 4 बजे शाम तक है। कईयों को लगता है कि नहीं 1 बजे या 2 बजे बंद हो जाती है मेंशनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, शाम 4 बजे तक आप मेंशनिंग कर सकते हो, और आप लोग मेंशनिंग कीजिए। मेंशनिंग करके आप जो है अगर अर्जेंट है तो आप रीज़न लिखिए कि किस बात का ये अर्जेंसी, और मेंशनिंग करने का ये मैं बता दूं कि ऑनरेबल बेंच जो है सिर्फ वहीं पे आप मेंशन करें, डायरेक्ट मेंशन करें। अब ये कैसे करेंगे भाई, तो ऑनरेबल जस्टिस के जो भी मेल आईडी होते हैं, आप जैसे नीचे हल्का स्क्रॉल करेंगे ना, इस पेज के जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोटिफाइड रजिस्टर्ड ईमेल, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मान लेते हैं आपका कोई पुराना रिट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिट है, ठीक है, आप फिजिकल फाइल किया था उसको आपने डिजिटली करवाना है, तो आप डायरेक्ट ऑनरेबल द चीफ जस्टिस को भी आप मेंशन कर सकते हैं इनके मेल आईडी पे, आप इनसे परमिशन मांग सकते हैं, बशर्ते आपको मेंशन स्लिप भरना होगा साफ साफ, और रीज़न भी देने होंगे। चलिए, ये तो रही बात मेंशन की, और कैसे केस नंबर ढूंढना है ये तो मैंने आपको बता दिया। सीरियल नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ फिर से, जैसे स्क्रॉल करते हुए आते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मैंने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रभात कुमार झा के बारे में खोजा, ठीक है, इनके केस में, ठीक है, इनके लिस्ट में मेरा केस मान लेते हैं, ये वाला मेरा केस है 41068 ऑफ 2020, मान लेते हैं ये केस मेरा है, एंटिसिपेटरी बेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सीरियल नंबर 192 पे है, ठीक है, 192 पे है।
तो इस टाइप से आप सीरियल नंबर देख सकते हो। और हर दिन ये अथॉरिटी है, पावर है कि 50 केसेस की सुनवाई करनी है। 50 से कम भी हो सकता है और 50 से ज़्यादा भी केसेस की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन मिनिमम 50 के आसपास होती है सुनवाई। अगर आप मुझसे अगर पूछे कि सर किस महीने का किस साल का सुनवाई हो रहा है, तो ये श्योर नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल मिसलेनियस को सुनने के लिए, जी हाँ, एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल सुनने के लिए बहुत सारे जजेस हैं, ठीक है, जो कि सुनते हैं। किन्हीं के कोर्ट में बहुत तेज़ी से हेयरिंग चल रही है, किन्हीं के कोर्ट में थोड़ा स्लो है, ठीक है। हालांकि सुनवाई तेज़ी हो रही है। ये अगर आप देखें यहाँ पे ऑब्लिक 2020 लिख रहा है, जो ये सारा ईयर लिखा है कि फाइलिंग कब हुई थी, 2020 में ही फाइलिंग। तो आप घबराएं मत, किसी का अगर 2021 का हो जाता है तो आप यही मान के चले कि उसका दूसरा बेंच में केस गया था, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 2020 के भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और उन लोगों की केस की सुनवाई धीरे धीरे चल रही है, काम आगे बढ़ रहा है। चलिए, ये तो रही बात मेंशनिंग कर लिस्ट में देखने की। आप यहाँ से देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका जो शेयरिंग हो जाता है तो आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, शाम को आपको पता चल जाता है। आप केस स्टेटस देख लें। केस स्टेटस देखने के लिए मैं बता दूँ, पहले भी मैंने बहुत पहले बताया था, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ केस का स्टेटस कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए, केस स्टेटस आपने यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। केस स्टेटस जानने के लिए मेरे पास केस नंबर होना चाहिए, इसलिए मैं एग्जांपल के लिए ना ये केस नंबर ले रहा हूँ 36396, ठीक है, ऑफ 2020 37396, ठीक है, 37396 मैंने एक उदाहरण लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रिमिनल केस है तो यहाँ पे आऊँगा, अगर सिविल केसेस हो गए तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रिमिनल केसेस सर्च करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि क्रिमिनल मिसलेनियस कहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो ये भी क्रिमिनल मिसलेनियस है, ठीक है। यहाँ पे इस पे आप क्लिक करने से पहले अगर आप देख लें तो यहाँ क्रिमिनल मिसलेनियस लिखा है, तो गलती से यहाँ पे मत क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप देखिएगा क्रिमिनल मिसलेनियस का। तो अगर आप लिस्ट पे चेक करें 37396, ठीक है, ऑफ ईयर मैंने 2020 का केस है, ये 2020 मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 431, ठीक है, जो भी कैप्चा कोड आता है ये। इस तरह से जो है आप केस स्टेटस देख सकते हैं। केस स्टेटस मतलब केस की सुनवाई हुई या नहीं हुई। देखिए यहाँ पे हियरिंग डेट लिखा है, एक्शन डेट 28 जून को लिखा है, पेंडिंग है अभी, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि इस केस में लिस्ट में आज की लिस्ट में था ये, तो यानी कि आज ये सुनवाई होने वाली है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका सारा केस का डिटेल यहाँ पे मिल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, क्या चल रहा है मैटर में, नहीं चल रहा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल रहता है, पिटिशनर का एडवोकेट कौन है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट कौन है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे किस दिन कब लिस्ट पे गया था, ये सारा लिस्ट पे आने का ये दिन था, लेकिन हालांकि सुनवाई नहीं हुई, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जिस दिन सुनवाई नहीं होती आप घबराएं नहीं, वो अगले दिन के लिए फॉरवर्ड होती है। देखिए 17 को नहीं हुआ तो 15 को, या फिर 17 जून, फिर 21 जून, 22 जून, 23 जून, सुनवाई अगर नहीं हो पाती है तो ये अगला दिन फॉरवर्ड होता चला जाता है। तो आप घबराएं मत कि आपका लिस्ट पे आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगी अगर वो लिस्ट में अंदर में रहेगा तो, ठीक है। चलिए, और फाइनल जजमेंट जो आता है आप यहाँ से आ सकते हैं, चूँकि इस केस में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऑर्डर में भी कुछ नहीं है, ना ही जजमेंट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने केस स्टेटस को देखना सीख लिया। अब बात करते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे सोचना पड़ जा रहा है कि मैं रिप्लाई कैसे दूँ। तो रिप्लाई करने के लिए भी ना मैं एक काम करता हूँ, रेट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहले कमेंट देख लेते हैं, कमेंट कैसे कैसे हैं लोगों के, ठीक है। चलिए कमेंट में आते हैं। पहला कमेंट है, सर अगर अपोजिशन में एक से ज़्यादा एडवोकेट के नाम दिखाई दे तो उसका क्या मतलब है। देखिए अपोजिशन मतलब अपोजिट पार्टी में एक से ज़्यादा के अगर एडवोकेट दिखाई दे तो क्या मतलब है। तो देखिए सबसे पहले इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि आपके केस में आपके अपोजिट पार्टी के संख्या ज़्यादा होंगे, नंबर ज़्यादा होंगे अपोजिट पार्टी के, इसलिए अपोजिट पार्टी के एडवोकेट अलग अलग होते हैं। मान लिया आपने ए कंपनी पे फाइल किया और साथ में बी कंपनी को भी नाम लिखा है, आपने सी कंपनी का भी उसमें नाम लिखा है और डी बैंक का भी नाम लिखा है, तो सबको आप नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है। तो सब अपना अपना एक एडवोकेट रखता है, सारी कंपनी के अपने अपने एडवोकेट होते हैं। जैसे आपने मेरे पर केस करा, मेरे भाई पर केस करा, मेरी बहन पे केस करा, ठीक है, तो ये तो मैंने एक ही फैमिली पे केस करा। लेकिन मान लेते हैं आप किसी दूसरे तीसरे आदमी को केस कर रहे हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं आप अपने दोस्त पे केस करें, एक
एक और किसी दुश्मन पे केस कर दिया, फिर आपने एक तीसरे बैंक को केस कर दिया, चौथे किसी कंपनी को केस दिया, तो चारों लोग जो हैं यहाँ अपने अपने एडवोकेट रखेंगे। तो यानी कि 4 अपोजिट पार्टी के 4 अलग अलग एडवोकेट हैं, ये समझ लीजिए। और आपका जो कहना है कि यहाँ पे सर अपोजिशन में एक से ज़्यादा एडवोकेट है, तो किसका मतलब क्या? तो ये तो मैंने एक रीज़न बताया। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके अपोजिट पार्टी एक ही है, ठीक है। आपकी अपोजिट पार्टी, मान लेते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, आपने मुझ पर केस कर दिया, मैं अपोजिट पार्टी हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे केसेस एक एडवोकेट ना देख करके 10 एडवोकेट देखें। मैंने 10 को पैसे दे दिए, मैंने 10 से हियरिंग करवा रही है, ठीक है। मैंने 10 से वकालतनामा पे अथॉरिटी दिया कि आप 10 में से कोई ना कोई जाके सुनवाई कर सकते हैं, या सबको मैंने अथॉरिटी दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, इस केस में अगर आप देखें तो ये रिस्पोंडेंट एडवोकेट इतने 3 अलग से भी हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन डालने के लिए भी होता है। कई बार क्या होता है, मैंने बेल के लिए अप्लाई किया, ठीक है, सामने वाला नहीं चाहता है कि वो बाहर आए, तो वो अपोजिट पार्टी जो होते हैं वो अपना एक एडवोकेट हायर करके आपके केसेस को रुकवाने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है। ये था आपके इस सवाल का जवाब जो कि मैंने दे दिया है। थैंक्स फॉर हैविंग अ गुड क्वेश्चन, आपने अच्छा सवाल किया। चलिए आगे देखते हैं। सर मेरा फाइलिंग डिफेक्टिव दिखा रहा था, तो क्या किया आपने? तो कहता है मेंशनिंग किए हैं, तब स्टेटस पेंडिंग एक्सेप्टेंस है। देखिए अच्छी बात है कि आप डिफेक्टिव दिखा रहा था, आपने डिफेक्टिव को सुधार करके मेंशनिंग कर दिया। चलिए अब पेंडिंग एक्सेप्टेंस में गया, तो इसका मतलब है कि आपने जो डिफेक्टिव सुधार रखा है, सुधार किया है, उसकी फिर से चेक होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद जो होगा आपका जो भी है नंबर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो लिखा है टोकन मिल जाएगा सर अब कि अभी भी डिफेक्ट है। तो देखिए अब अभी चूँकि पेंडिंग एक्सेप्टेंस में जाने का मतलब रहता है कि एक्सेप्ट होने के लिए पेंडिंग है कि आपका एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। तो एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट होता है तो फिर डिफेक्टिव, इसका मतलब आपने अच्छे से डिफेक्ट रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या होता है ये भी जान जाइए, मैंने पहले ही बताया। डिफेक्ट का मतलब होता है कि किसी केसेस में आपने कुछ मिस्टेक किया हो, फाइलिंग के दरमियान कुछ छूट जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो वो डिफेक्ट में चले जाते हैं, उसको रिमूव करना चाहिए। सर मेरा सीरियल नंबर 4751 कब तक हियरिंग होगा? तो आपको 1 महीना का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, सुनवाई हो जाएगी। सर मेरा और केस लिस्ट पे 1039 है, तो कब सुनवाई होगी? 1039 तो एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक भी जा सकते हैं आपको केसेस, आपका केस जो है। तो आप डेली सीरियल नंबर केस का चेक करते रहिए, ठीक है। ये इन्होंने क्वेश्चन कहा सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस कैसे फाइल करें? तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहाँ से केस फाइल कर सकते हैं, या फिर मैंने ये जो वीडियो बताया ना, ई फाइलिंग हाई कोर्ट, यहाँ से भी आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं इस प्रोसेस से भी, लेकिन बशर्ते जो आपके एडवोकेट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं, सर बेल एक्सेप्ट होने के बाद कितना टाइम लगता है ज़मानत होने में? देखिए इसका सवाल का जवाब क्या दूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बेल एक्सेप्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये कोई श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नोटिफिकेशंस आया हो कि 1-2 दिन में बेल मिल जाए, तो मैं ऐसा कमेंट का रिप्लाई कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 23/2 को पटना हाई कोर्ट में फ़ाइल हुआ था प्रभात कुमार सिंह जज के पास, केस नंबर इतना है, कब सुनवाई होगी? एटलीस्ट आप 1 महीने तक वेट कीजिए, 1 महीने के अंदर में सुनवाई होने के चांसेस हैं, ठीक है। सर मेरा केस काउज लिस्ट में 46 नंबर पे है, वेरी गुड, शाम तक आपको पता चल जाएगा, आपको आई थिंक पता चल भी गया होगा, या फिर आज जो होगा आपके केस की सुनवाई, आज नहीं तो आज हो ही जाएगी। सर क्रिमिनल जज सिविल केस सुनता है या नहीं? देखिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि क्रिमिनल जज या सिविल जज होते हैं, हाँ बशर्ते लिस्ट पे अगर आप देखें तो लिस्ट पे बांटा जाता है कि कौन कौन केसेस जो हैं वो क्रिमिनल मतलब कौन कौन ऑनरेबल जज जो हैं क्रिमिनल केस देख रहे हैं, कौन सिविल मैटर। यहाँ पे देख रहे हैं सिविल मैटर के लिए ये 4 हैं, और इन लोगों को क्रिमिनल केसेस के लिए दिया गया। चूँकि क्रिमिनल केस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जजेस भी हैं, ऑनरेबल जजेस का संख्या ज़्यादा है क्रिमिनल केसेस में, जिससे कि तेज़ी सुनवाई हो रही है। तो आप ये मत सोचिए कि केस की सुनवाई धीरे है, बहुत फास्ट हो रही है केस की सुनवाई, ठीक है। तो इतने सारे जजेस हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्स है ना। मान लेते हैं कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विकास जैन का कोई पेंडिंग केसेस होगा, पुराना केस, तो हो सकता है किसी जज को वो दे दिए हों, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ये भी हो सकती है। तो कोई फिक्स नहीं है, आपका केस एक बेंच से दूसरे बेंच में जा भी सकता है। चलिए इस तरह से अगर आप देखें तो नीचे मैंने ज़्यादातर आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया है, जिसका मैं नहीं कर पाता हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। आप सवाल अच्छे से पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो खैर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।